क्या जीविका दीदी का जीवन सच में बदल रहा है? मतलब क्या बैंक खाते में आए 10,000 रुपए किसी की जिंदगी में हमेशा के लिए कोई बदलाव ला सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये पूरा मॉडल हमारे लोकतंत्र और एक वोटर के सोचने के तरीके को भी बदल रहा है? आज की हमारी बातचीत बिहार के जीविका मॉडल के ही इर्द गिर्द घूमेगी। और हमारे पास जो रिपोर्ट्स और जमीनी पड़तालें हैं वो इस कार्यक्रम की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों परतों को खोलकर हमारे सामने रखती हैं। ये कहानी जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। हम देखेंगे कि ये मॉडल असल में काम कैसे करता है। चुनाव से ठीक पहले जो हजारों करोड़ रुपए महिलाओं के खाते में भेजे गए, उसका असली मतलब क्या है और इसका बिहार की राजनीति पर क्या और कैसा असर हो सकता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये स्वयं सहायता समूह या SHG आखिर है क्या। सुनने में ये बहुत भारी भरकम शब्द लगता है, पर इसका तरीका बहुत सरल है। कुछ महिलाएं 10, 15 या 20 मिलकर एक समूह बनाती हैं, हर हफ्ते थोड़ी थोड़ी बचत करती हैं और फिर जब किसी को जरूरत पड़ती है तो उसी जमा पैसे से एक दूसरे को कर्ज देती हैं। और इसमें सबसे क्रांतिकारी बात है बिना किसी जटिल कागजी कार्रवाई के। सोचिए, एक गांव की महिला जिसके पास शायद कोई संपत्ति या बैंक खाता भी ना हो, वो किसी बड़े बैंक से कर्ज कैसे लेगी? SHG उस महिला के लिए एक तरह से उसका अपना बैंक बन जाता है, जो उसकी इज्जत और भरोसे पर उसे पैसा देता है, किसी कागज पर नहीं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, ये तो है। और इन रिपोर्ट्स में जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि बिहार में जीविका शायद दुनिया का सबसे तेजी से फैलने वाला SHG नेटवर्क बन गया है। मतलब इसका असर बहुत बड़े पैमाने पे है, लाखों परिवारों तक। जी, और यहीं एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। इसका असर दोहरा है। एक तरफ एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव है। पड़ताल बताती है कि कई महिलाएं अब घर के छोटे-मोटे फैसले खुद ले पा रही हैं, जैसे बच्चों की पढ़ाई या घर के जरूरी खर्च के बारे में। उन्हें एक आवाज मिली है, घर से बाहर निकलकर बात करने का एक आत्मविश्वास मिला है। पर एक मिनट, क्या ये आत्मविश्वास असल में आर्थिक आजादी में बदल पा रहा है? मतलब घर में बोलने का हक तो शायद मिल गया, पर क्या अपनी मर्जी से 100 रुपए खर्च करने की आजादी भी मिली? इस बारे में जमीनी हकीकत क्या कहती है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है, और यही इस कहानी की दूसरी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हकीकत है। ये तस्वीर हर जगह एक जैसी नहीं है। कई महिलाओं के लिए गुजारा अब भी बहुत मुश्किल है। कमाई इतनी कम है कि असल आर्थिक आजादी एक दूर का सपना लगता है। तो आत्मविश्वास बढ़ा है, सामाजिक तौर पर वो मजबूत हुई हैं, लेकिन लेकिन आर्थिक स्थिति में उस स्तर का सुधार नहीं हुआ है जिसकी उम्मीद की गई थी। तो मतलब SHG मॉडल से एक सामाजिक बदलाव की नींव तो पड़ी, पर आर्थिक गाड़ी उतनी तेज नहीं दौड़ पाई और शायद इसीलिए सरकार को एक बड़ा कदम उठाना पड़ा, जिसने इस पूरी कहानी में राजनीति का तड़का लगा दिया। हाँ, चुनाव से ठीक पहले सरकार ने 1.25 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 10-10 हजार रुपए भेज दिए। ये एक बहुत बड़ी रकम थी। अगर इसका कुल खर्च देखें तो ये लगभग 30,000 करोड़ रुपए का था। जाहिर है इस पर एक जबरदस्त राजनीतिक बहस छिड़ गई। तो मतलब दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियां चल रही हैं। एक तरफ सरकार कह रही है कि ये मुश्किल वक्त में दिया गया वरदान है और दूसरी तरफ विपक्ष इसे चुनावी रिश्वत बता रहा है। इन दोनों राजनीतिक नारों के पीछे असलियत के कितना करीब हम पहुंच सकते हैं? देखिए, समर्थकों का तर्क सीधा है। उनका कहना है कि यह जरूरतमंद परिवारों तक सीधे पहुंचने का एक तरीका है, बिना किसी बिचौलिए के। मुश्किल समय में ये एक बड़ी मदद है। वहीं विपक्ष का तर्क है कि अगर ये मदद ही थी तो इसका समय चुनाव से ठीक पहले ही क्यों चुना गया? यह एक चुनावी प्रोजेक्ट है जिसका असली मकसद सिर्फ वोट हासिल करना है। तो वरदान और चुनावी प्रोजेक्ट की इस बहस के बीच एक गहरा सवाल भी तो उठता होगा। बिल्कुल, और वही सवाल इस पूरी योजना के दिल में है। क्या ये योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है या फिर उन्हें किसी सरकार पर निर्भर? क्या यह उन्हें अपने पैरों पर खड़ा कर रही है या फिर उन्हें अगली सरकारी किश्त का इंतजार करने वाला बना रही है? और इस सवाल का जवाब तो उन्हीं महिलाओं से मिलेगा जिनके खाते में ये पैसा आया। तो ये जो 30,000 करोड़ रुपए बांटे गए, जमीन पर इसकी असल कहानी क्या है? महिलाओं के अनुभव क्या कहते हैं? जब जमीन पर जाकर देखा गया तो मुख्य रूप से 3 तरह की कहानियां सामने आईं, और ये बंटवारा समझना बहुत जरूरी है। पहली कहानी क्या है? पहली कहानी है राहत की। इसमें कोई शक नहीं कि कई महिलाओं के लिए ये रकम वाकई एक बहुत बड़ी मदद बनकर आई। किसी ने इस पैसे से साहूकार का पुराना कर्ज चुकाया, किसी ने बच्चों की महीनों से रुकी हुई स्कूल की फीस भरी, तो किसी ने अपने पति का इलाज करवाया। उस वक्त के लिए तो ये पैसा अमृत जैसा था।
हाँ, ये ज़रूरत वाली बात अहम है। जब कोई और रास्ता ना हो तो छोटी रकम भी बहुत मायने रखती है। लेकिन इसके आगे क्या? और यहीं से दूसरी कहानी शुरू होती है, सीमा की। मतलब इस मदद की अपनी एक लिमिट है। इन रिपोर्ट्स में एक महिला का जिक्र है। वो कहती हैं, 10,000 रुपए मिले तो लगा कि दिवाली आ गई, बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे, घर में मिठाई आई, पर 2 महीने बाद हम वापस वहीं खड़े थे, दिहाड़ी का इंतजार करते हुए। ये एक अनुभव इस पूरी कहानी का सार बता देता है। तो ये कुछ ऐसा है कि किसी को प्यास लगी है और आपने उसे एक बॉटल पानी दे दिया। उसकी प्यास तो बुझ गई, लेकिन कल उसे फिर प्यास लगेगी। आप उसे कुआं खोदना नहीं सिखा रहे। बिल्कुल सही आने लोगे। और हमारी पड़ताल यही सवाल उठाती है। ये जो 10,000 रुपए हैं, ये उस एक बोतल पानी की तरह हैं। जरूरी हैं, शायद जान भी बचाते हैं, पर ये स्थायी समाधान नहीं है। असली सशक्तिकरण तो तब होता जब इस पैसे से कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू होता जो लगातार आमदनी देता, पर ज्यादातर मामलों में ऐसा नहीं हुआ। और फिर तीसरी कहानी है जो शायद सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है। ये डर और निर्भरता से जुड़ी है। हाँ, एक बड़ी चिंता जो सामने आती है वो ये है कि क्या लोग धीरे धीरे ऐसी योजनाओं पर निर्भर होते जा रहे हैं। और ये एक लोकतांत्रिक सवाल भी बन जाता है कि क्या इस तरह का सीधा पैसा वोटर के फैसले को प्रभावित करता है। क्या वोटर अब नीतियों और वादों की जगह ये देखने लगा है कि किसके राज में खाते में सीधे पैसे आए। ये सवाल सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश की राजनीति से जुड़ा है। तो ये जो निर्भरता वाला पहलू है, यहीं से चुनावी खेल और भी दिलचस्प हो जाता है। इन दस्तावेजों में चुनाव के बाद की 2 संभावनाओं और उनके मतलब पर भी बात की गई है। पहली, अगर नीतीश कुमार ये चुनाव जीत जाते हैं, उस स्थिति में तर्क ये दिया जाता है कि इस जीत की असली हीरोइन जीविका दीदी होंगी। ये इस बात का सबूत माना जाएगा कि इतनी बड़ी महिला शक्ति को अगर सीधे आर्थिक लाभ दिया जाए तो वो किसी भी चुनाव का पासा पलट सकती है। ये एक तरह से इस मॉडल की राजनीतिक सफलता का सर्टिफिकेट होगा। लेकिन क्या राजनीतिक जीत और जमीनी विकास ये दोनों एक ही चीज है? क्या चुनाव जीत जाने का मतलब ये होगा कि महिलाओं का जीवन सच में बेहतर हो गया? नहीं, और यही सबसे बड़ा सवाल है जो जीत के बाद भी बना रहेगा। राजनीतिक जीत अपनी जगह है, पर क्या इस मदद से स्थायी विकास हो रहा है, ये सवाल फिर भी पूछा जाएगा। ठीक है, अब दूसरी संभावना पर आते हैं जो शायद और भी ज्यादा बड़ा राजनीतिक संदेश देगी। अगर ये 30,000 करोड़ रुपए बांटने के बाद भी तेजस्वी यादव जीत जाते हैं तो इसका क्या मतलब होगा? ये तो एक तरह का राजनीतिक भूकंप होगा ना? बिल्कुल, ये एक बिल्कुल अलग और मजबूत राजनीतिक संदेश होगा। इसका एक मतलब ये निकाला जा सकता है कि महिलाओं ने पैसे से ज्यादा नीतियों, भविष्य के वादों या फिर भरोसे को चुना। शायद उन्होंने रोजगार या महंगाई जैसे मुद्दों को ज्यादा अहमियत दी। तो ये सिर्फ एक राज्य के चुनाव का नतीजा नहीं रहेगा। कतई नहीं, ये एक ऐसा संदेश होगा जिसका असर पूरे देश की राजनीति पर पड़ सकता है। ये दिखाएगा कि सीधे कैश ट्रांसफर की अपनी सीमाएं हैं और वोटर शायद उससे भी आगे की सोच रहा है। ये कल्याणकारी राजनीति की पूरी धारणा को चुनौती दे सकता है कि सिर्फ पैसा बांटकर चुनाव नहीं जीते जा सकते। तो इन सब बातों को समेटते हुए हम वापस अपने शुरुआती सवाल पर आते हैं। क्या जीविका दीदी का जीवन सच में बदल रहा है? देखिए, इन सारी रिपोर्ट्स का जो निचोड़ है वो बहुत संतुलित है। वो गुजारा होने और जीवन में बड़ी छलांग लगने के बीच का फर्क साफ करता है। हाँ, इसमें एक जगह कहा गया है कि जब कुछ नहीं होता तो 200 रुपए की मदद भी बहुत बड़ी लगती है। बिल्कुल। अगर हम सफलताओं की बात करें तो एसएचजी की पहुंच निश्चित रूप से बढ़ी है। लाखों महिलाएं इससे जुड़ी हैं। उनका आत्मविश्वास बढ़ा है, उन्हें घर से बाहर निकलने और अपनी बात रखने का एक मंच मिला है। ये सामाजिक बदलाव छोटे नहीं हैं, ये बहुत अहम है। लेकिन जो कमियां हैं वो भी तो बड़ी हैं। हाँ, और वो इस कहानी का दूसरा पहलू है। सबसे बड़ी कमी ये है कि आय बढ़ने की रफ्तार बहुत धीमी है। कई परिवार आज भी दिहाड़ी मजदूरी पर ही निर्भर हैं। कई महिलाएं अब भी छोटे मोटे कर्ज से जूझ रही हैं। स्थायी आर्थिक स्थिरता अभी भी एक दूर की कौड़ी है। तो निष्कर्ष ये है कि बदलाव तो हो रहा है, लेकिन वो उतना बड़ा नहीं है जितना पोस्टरों और भाषणों में दिखाया जाता है। एक सामाजिक हलचल जरूर है, लेकिन आर्थिक क्रांति अभी नहीं आई है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार यही है कि जीविका दीदी का मॉडल सामाजिक बदलाव, आर्थिक संघर्ष और राजनीतिक प्रभाव का एक बहुत ही जटिल संगम है। ये महिलाओं को एक मंच देता है, उनका आत्मविश्वास बढ़ाता है, लेकिन स्थायी आर्थिक सशक्तिकरण की राह अभी भी बहुत लंबी और चुनौतियों से भरी है। आपने बिल्कुल सही कहा। और ये पूरी पड़ताल हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब कोई सरकार
सीधे तौर पर आर्थिक मदद देती है, तो सशक्तिकरण और निर्भरता के बीच की वो महीन रेखा, वो कहाँ होती है? और सबसे जरूरी सवाल, ये कौन तय करता है कि वो रेखा कहाँ खींची जानी चाहिए?